हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है अणु कक्षक सिद्धांत अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संकरण, ये सब के बारे में पढ़ा था। अब इस थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इस थ्योरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक जितने भी हमने सिद्धांत पढ़े हैं उसमें कोई भी अणु का जब निर्माण होता था तो जो अणु रहते थे अर्थात मॉलिक्यूल होते थे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी थ्योरी के द्वारा पता नहीं की जाते थे। सिर्फ किसी थ्योरी के द्वारा बॉन्डिंग पता चलता था, किसी थ्योरी के द्वारा स्ट्रक्चर पता चलता था, किसी में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है ये पता चलता था। लेकिन स्ट्रक्चर पता होने के बाद भी कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो मैग्नेटिक नेचर उसका क्या होगा ये नहीं पता चलता था। अब मैग्नेटिक नेचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का अर्थ होता है कि वे मॉलिक्यूल जो कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का तो उसमें यदि अनपेयर्ड अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। और यदि किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो उसमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं अर्थात सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तब उस टाइप का जो मॉलिक्यूल रहता है उसको बोल देते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। अब डायमैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल होता है अर्थात अणु होता है वो क्या होता है, जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबक के आसपास ले जाते हैं तो उस टाइप का अणु क्या है, रिपल्सन फील करता है अर्थात प्रतिकर्षण अनुभव करता है। और जो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है अर्थात अनुचुंबकीय गुण वाले होते हैं जिसको, तो उनको यदि हम मॉलिक्यूल के मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम इस थ्योरी में किसी भी अणु का मैग्नेटिक जो नेचर होता है अर्थात चुंबकीय गुण होता है वही समझने वाले हैं। और इस थ्योरी की जो नीड थी वो मैग्नेटिक नेचर को बाकी थ्योरियां पूरा नहीं करती थी, इस वजह से ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया जिसको मिल्किन और हुंड ने दिया था 1932 में। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसको शॉर्ट में एमओटी थ्योरी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता है जो O2 अणु है ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि जो O2 अणु होता है ऑक्सीजन अणु वो अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। लेकिन इसके पहले हमने संयोजकता बंध सिद्धांत भी पढ़ा था, उसमें वो डायमैग्नेटिक अर्थात क्या होता था, प्रतिचुंबकीय गुण दिखाता था। लेकिन ये वास्तव में अनुचुंबकीय गुण वाला रहता है अर्थात इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इसके पहले हमने और भी जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वहां भी ये चीज पढ़ा हुआ है। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा उसमें चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक नेचर नहीं पता चलता था। और इसका यही सबसे बड़ा खासियत है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं अर्थात जिसको हमने पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर और रिलेशन में कक्षक नाम से जाना है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ परमाणु कक्षक अर्थात किसी भी एटम का वह स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है अर्थात नाभिक के आसपास का, न्यूक्लियस के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक रहती थी उसको हम बोलते थे ऑर्बिटल या कक्षक। लेकिन इस थ्योरी में हम एक नया कक्षक पढ़ेंगे जिसको बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अणु कक्षक भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक जिसको अनुचुंबकीय कहते हैं इसका अर्थ है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इस टाइप से ऐसे कहीं कहीं सिंगल या ऐसे डबल है तो किसी में ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हुए दिखेंगे, जिसको हम ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। डायमैग्नेटिक जिसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं इसका अर्थ है कि ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन इस टाइप से पेयर्ड होंगे अर्थात जोड़े में रहेंगे, युग्मित रहेंगे। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। नीट तो समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक नेचर की वजह से इसका जरूरत पड़ा, नीट पड़ा समझाने के लिए, और ये थ्योरी बेस्ड है बाकी जो थ्योरियां हैं उनसे। हुंड और मिल्किन ने 1932 में दिया था। अब इसमें हमको दो चीजें बहुत बार बार पढ़ने को मिलेंगी। परमाणु कक्षक तो हमने पहले ही पढ़ा है जिसको हमने ऑर्बिटल या कक्षक कहा है, और उसके कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में जिसको श्रोडिंगर ने दिया था परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में। श्रोडिंगर का कहना था कि जो परमाणु होता है, जैसे हम मान लो कोई एटम मान लेता हूँ और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसके आसपास यदि का वह एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या है, प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना सबसे अधिक हो, ये आसपास के एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं परमाणु कक्षक या कक्षक। और ये किस में होता है, ये 3D में होता है अर्थात त्रिविम में, सभी तरफ के एरिया को लेंगे हम, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सबको। अब अणु कक्षक के केस में क्या होगा, ये तो सिर्फ परमाणु था। अब अणु कक्षक के केस में ये होगा कि एक परमाणु और उसी प्रकार ये दूसरा परमाणु, ये एक परमाणु का नाभिक, ये दूसरे परमाणु का नाभिक, इसको मैं मान लो ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, तो ये आपस में मिल जाएंगे, इस टाइप से बना लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस है ए और बी के वो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो अभी तक हमने इस टाइप का पढ़ा कि जो परमाणु रहता था उसके आसपास के एरिया क्या कहलाता था, परमाणु कक्षक कहलाता था। अब हम अणु कक्षक किसको बोलेंगे, अब ये ए बी अणु बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके आसपास का सारा एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना वो भी किसमें, 3D में, तो उसको हम बोलेंगे आणविक कक्षक। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। फिर जो आणविक कक्षक सिद्धांत है उसके प्रमुख जो पॉइंट्स हैं या फिर उसके बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं उसको पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ रहे हैं अणु कक्षक सिद्धांत अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स या फिर उसका बोल सकते हैं विशेषता तथा जो इनके साइंटिस्ट थे उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था या जो चीज़ें बताई गई थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे पहला ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये बोलता है कि वीवीटी में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। हमने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा हुआ है और संकरण पढ़ा है। उसमें हमने क्या देखा था कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमेशा भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे किसमें, बॉन्ड बनाने में। लेकिन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको एमओटी थ्योरी बोलते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी, मतलब सभी 1s से पूरे लास्ट तक के। तो ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। सेकंड है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात परमाणुविक कक्षक या परमाणु कक्षक जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में यही बोला जाता है, हिंदी में बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके अणु कक्षक बनाते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, उसी प्रकार परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु कक्षक, जिसको हम आणविक कक्षक का नाम दे रहे हैं। और इसका कंडीशन ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जाएं समान होनी चाहिए, ऊर्जा समान। अब ऊर्जा समान का अर्थ है कि मान लो मैं एक कोई एटम लिया, उसका 1s अगले 1s से ओवरलैप कर जाए, जुड़ जाए इस टाइप से, या फिर 2s 2p से जुड़ जाए, अर्थात जिनके n का मान समान, n अर्थात जो मुख्य क्वांटम संख्या है। जैसे 2 लिखा हूं तो इसके सामने भी 2 रहे, तो इनकी ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। जैसे 3s है तो ये 3p से। अब ये चीजें सही है, लेकिन मैं ऐसा कर दूं 2s और ये 3p, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात इनकी ऊर्जाएं अलग होंगी, मतलब ऊर्जाएं लगभग समान होनी चाहिए। वो कहां से पता चलेगा आपको, मुख्य क्वांटम संख्या से, जिसको n बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है दूसरा पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा। मतलब ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा स्थिति ना बने 1 का 2 है, 1 का 3 है, या फिर 1 का 1 दूसरे का 2, ऐसा। मतलब ये आपस में अतिव्यापन अर्थात मिक्सिंग करेंगे ऑर्बिटलों का, तो उनके एनर्जी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब अणु कक्षक का निर्माण होता है तब उनके परमाणु कक्षक अपना पहचान खो देते हैं। कहने का अर्थ है कि मैं मान लो ये परमाणु लिया और दूसरा परमाणु, इसको मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये एक मेरा परमाणु है, दूसरा परमाणु, वो परमाणु के आसपास का जो एरिया नाभिक के, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक बोलेंगे, ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि नाभिक के आसपास का क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसको क्या बोलते थे, ऑर्बिटल। क्योंकि परमाणु के लिए है तो परमाणु का ऑर्बिटल बोलेंगे। अब ये आपस में जब मिलेंगे तो आपस में मिलेंगे तो इस तरीके से मिलेंगे। अब देखिए ये ए का नाभिक है और ये बी का नाभिक है। ठीक, अभी तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं के पास है, आसपास ही, लेकिन जब ये आपस में मिल के अणु कक्षक बनाएंगे अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस और ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉन सभी तरफ, अर्थात ये भी जब अणु बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको बोल सकता हूँ आणविक कक्षक। और ये क्या है, ये भी आणविक कक्षक है, लेकिन ओवरलैपिंग का स्थिति यहाँ पता चल रहा है। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल AO से इसको दर्शा सकते हैं, इसको भी एटॉमिक ऑर्बिटल AO से दर्शा सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें जो ये न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं, ये है इसका अर्थ। अर्थात ये जो AB थे पहले, ये खत्म हो गए, अब इनसे एक नया चीज हमको मिल गया, ये है इसका अर्थ। अर्थात परमाणु कक्षक ये इनका पहचान खत्म हो गया, अब इनसे अणु कक्षक बन गया, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। नेक्स्ट है आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अणु के नाभिकों से जुड़ा होता है, न कि परमाणु के नाभिक से। ठीक है, कहने का अर्थ है कि परमाणु वाले में जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे है, ये तो अपना न्यूक्लियस है नाभिक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों से जुड़े हैं। लेकिन जो अणु बन गया तो अणु के साथ अब जो अणु कक्षक बना उसमें क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन इनके नाभिकों से जुड़ गए, अर्थात परमाणु के केस में परमाणुओं से जुड़े रहते थे, अणु के केस में अणुओं में जुड़े रहेंगे। कहने का अर्थ है कि जब अणु बनेगा तो परमाणु खत्म हो जाएंगे, तो परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, अब उस अणु के जो नाभिक है उनके साथ रहेंगे, अर्थात इनके जो नाभिक है इस अणु के नाभिक कहलाएंगे। उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या, अर्थात ओवरलैपिंग में जो भाग लेने वाले हैं परमाणु कक्षक, उनकी संख्या हमेशा उससे बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात एक परमाणु कक्षक भाग लेगा तो एक अणु कक्षक बन जाएगा, 2 परमाणु कक्षक भाग लेंगे तो 2 अणु कक्षक बनेंगे। अब नेक्स्ट है जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं तब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अर्थात जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तब 2 अणु कक्षक बन जाएंगे, यह है इसका। तो उसमें से जो एक रहेगा जिसको हम बोलेंगे बंधन या आबंधन आणविक कक्षक, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा वो रहेगा विपरीत बंधन या प्रतिबंधन आणविक कक्षक, जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। कहने का अर्थ है कि जब इस तरीके से 2 आपस में जुड़ेंगे तो इनसे 2 अलग अलग बनेंगे ऐसे। तो ये जो नीचे बनने वाला है इसको हम बोल रहे हैं बंधन वाला अर्थात BMO, और ऊपर जो बन रहा है उसको ABMO बोल रहे हैं इसको। और ये जो परमाणु कक्षक है ये इस तरीके से आपस में जोड़ रहे हैं, इसको मैं मान लो A मान लिया, इसको मैं मान लो B मान लिया, तो इनसे मेरे को बन गया ये AB अणु कक्षक, जिसको BMO बोल रहा हूँ बॉन्डिंग, और ये भी AB है और इसको बोल रहा हूँ मैं एंटी बॉन्डिंग अर्थात इसका विपरीत। ठीक है, तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। इसको हम और आगे नेक्स्ट इस चीजों को समझेंगे डिटेल में, पहले इसको नोट करिए 6 पॉइंट को, फिर इसके आगे का पॉइंट समझते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो जब इलेक्ट्रॉन बीएमओ में, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात बंधी आणविक कक्षक में होगा, तब अणु की स्टेबिलिटी अर्थात जो बनने वाला अणु रहेगा उसका स्थायित्व बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात विपरीत बंधी या फिर प्रतिबंधी आणविक कक्षक में रहेगा, तब अणु की स्टेबिलिटी घटेगी, अर्थात ये घटाने का काम करेगा और ये वाला बढ़ाने का काम करेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है, अर्थात जो बॉन्डिंग रहता है अर्थात बंधी आणविक कक्षक उस की ऊर्जा हमेशा प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा से हमेशा क्या होती है, कम होती है। कम होने के कारण उसकी क्योंकि स्टेबिलिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। जिसकी ऊर्जा कम उसका स्थायित्व या स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण क्या होगा, जो अणु बनने वाला रहेगा वो अधिक स्थायी बनेगा। ये है 9वां एमओटी सिद्धांत डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं, एक तो तरंग का अर्थात वेव का, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर में यदि इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका मूवमेंट क्या होता है, एक लाइट की तरह होता है, अर्थात ऊपर नीचे, जिसमें डिफ्रेक्शन भी दिखने लगता है। अर्थात जो लाइट के नेचर होते हैं अर्थात प्रकाश के जो गुण होते हैं वो सारे गुण इलेक्ट्रॉन पे दिखते हैं। तो उन्हीं चीजों को अर्थात इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर का मान के जो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन थे, जिसको श्रोडिंगर ने दिया था अपने समीकरण में, जो जिसका वीडियो आपको परमाणु संरचना वाला जो यूनिट है उसके प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप वो चीज समझ सकते हैं कि वेव फंक्शन अर्थात तरंग फलन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो तरंग फलन था उसको लेके जो अणु कक्षक सिद्धांत है अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसका पॉइंट लास्ट है कि एमओटी द्वारा अणु के निर्माण को एलसीएओ विधि के उपयोग से समझाया जाता है। अर्थात जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अणु कक्षक सिद्धांत, उसको समझाने के लिए एलसीएओ एक विधि होता है। उस विधि में जो परमाणु कक्षक है आपस में कैसे मिलेंगे और किस कंडीशन में मिलेंगे, वो कंडीशन इस एलसीएओ विधि में बताया जाता है। उसी विधि का उपयोग करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रहता है उसको डिफाइन किया जाता है। अर्थात इसको सामान्य रूप से बोला जाता है अंग्रेजी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हिंदी में बोल सकते हैं परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन। ठीक है, अर्थात परमाणु कक्षक एक के बाद एक आपस में कैसे मिलेंगे और उससे कैसे अणु कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और हमने पढ़ा है जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे जैसे इसमें, उतने क्या बनेंगे, अणु कक्षक। और अणु कक्षक दो प्रकार की बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग वाले नीचे और एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर। तो उसी स्टेप को हम इसमें समझेंगे, ऐसे आपस में जो परमाणु कक्षक मिलेंगे और उससे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसको एलसीएओ विधि को। यहाँ तक के जो पॉइंट हैं वो 11th लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं अणु कक्षक सिद्धांत को समझाइए करके, तो यहाँ तक वो पर्याप्त है। इसके आगे का जो पढ़ेंगे हम लोग एलसीएओ विधि, वो सब कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आसानी से आप जो 11th क्लास के पेपर्स होते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए पहले, उसके बाद फिर पढ़ते हैं एलसीएओ विधि। अभी तक हमने पढ़ा अणु कक्षक सिद्धांत अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के प्रमुख बिंदु, जिसमें हमने टोटल 10 बिंदु पढ़े थे। उसमें 11वां एक और चीज ऐड कर लेंगे कि जब भी परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे और अणु कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह आपबाउ, हुंड और पाउली के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। अर्थात जो तरीका हमने सामान्य किसी भी एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल था जो कक्षक होते थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका सीखा था, कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सिंगल भरेंगे, उसके बाद जब जगह रहेगा तो पेयरिंग होगा उनका। तो उसी तरीके से जो आणविक कक्षक है अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें भी वही पूरा तरीका अप्लाई होगा जो तरीका परमाणुओं के लिए होता था। अर्थात अणु और परमाणु में एक ही तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिसमें पाउली, हुंड और आपबाउ के नियम का पालन किया जाएगा। अब हम जो आणविक ऑर्बिटल बनने वाले हैं दो टाइप के, एक तो बॉन्डिंग था, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो आणविक ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे मुख्य रूप से एलसीएओ विधि द्वारा, जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन या संयोग कहा जाता है। तो इस विधि को समझते हैं कि इसमें क्या होता है वास्तव में। तो ये जो एलसीएओ विधि होता है इसमें जो परमाणु कक्षक होते हैं वो कौन कौन से शर्त पे या कौन कौन से कंडीशन पे आपस में जुड़ेंगे। पहला कंडीशन तो है कि जब ये संयोजन करेंगे, संयोजन का अर्थ है यहाँ पे ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन से है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, संयोग या संयोजन दोनों एक ही चीज़ है और इसी को एक प्रकार से अतिव्यापन या ओवरलैपिंग भी बोल रहे हैं। तो जब संयोग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे और आणविक कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनकी ऊंचाई समान या फिर लगभग समान होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि इनके जो कक्षा होते हैं, जैसे एक का 1s है तो अगले का भी 1s होना चाहिए, या फिर 2s है तो 2p होना चाहिए, या फिर 3s है तो फिर 3p हो जाए, या फिर 3s है तो 3d हो जाए। इस तरीके से अर्थात इनमें समानता होनी चाहिए, ऐसे इनका कॉम्बिनेशन होगा या संयोजन होगा। तो उम्मीद है पहला चीज समझ लिया होगा कंडीशन। दूसरा है संयोग करते समय परमाणु कक्षकों की सिमेट्री समान होनी चाहिए। अब सिमेट्री का अर्थ यहाँ पे है कि मान लो एक मैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ला रहा हूँ, तो जब इससे दूसरा मिलने वाला रहेगा वो भी इसी तरीके से आपस में मिलेगा, अर्थात ऐसा ही। और यदि कोई परमाणु कक्षक ऐसा है तो अगला परमाणु कक्षक भी इसके साथ ऐसा रहेगा, और कोई परमाणु कक्षक मान लो ऐसा है तो इसके साथ आने वाला जो परमाणु कक्षक रहेगा वो ऐसा होगा, अर्थात एस और पी के केस में ऐसा होगा। और मान लो कोई ऐसा है और इसके साथ कोई ऐसा आ रहा है तो ये केस
अलाउ नहीं होगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, अलाउ होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी सिमेट्री समान है, अर्थात इनकी दिशाएं समान है, इसलिए वो मिल के अणु कक्षक का निर्माण अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। अब जैसे ये तो एस वाले केस में था। इसी प्रकार जैसे मान लो एक पी ऐसे आया तो दूसरा वाला भी पी ऐसे ही आना चाहिए। ये है इसका अर्थ, सिमेट्री का अर्थ। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। कहने का अर्थ है कि यदि मैं एक पी को ऐसा लाऊं और एस को ऐसा लाऊं, या फिर एक पी को ऐसा लाऊं और दूसरे पी को ऐसा लाऊं, तो इनके बीच में कभी संयोजन नहीं होगा, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सिमेट्री इनको कर रहे हैं। तो इस अर्थात एक ऐसा तो दूसरा भी ऐसे वाला आएगा, इसके साथ जोड़ के अणु बनाएंगे अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। वैसे एस वाला रहेगा तो एस वाला इस तरीके से जुड़ेंगे, और एस और पी है तो इस तरीके से, और एस ऐसा और पी ऐसा यदि आता है, पी एक्स पी वाई जो कि ऐसे होते हैं उनकी संरचनाएं, तो उनके साथ कभी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। पी पी जब आते हैं तो ऐसे जुड़ेंगे, अर्थात ये जो पी जेड वाला है वो ऐसे, ये पी जेड के लिए है वास्तव में नोटेशन, और ये पी एक्स पी वाई इस टाइप से, मतलब इनको कहा जा रहा है सिमेट्री, अर्थात इनमें समानता होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोनों पॉइंट आपने अच्छा से समझ लिया होगा। अब ये तो थी इसकी शर्तें। नेक्स्ट इसको देखिए कि LCAO विधि परमाणु कक्षकों के तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित है। अब ये चीज़ क्या है? तरंगों का व्यतिकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे तरंग शब्द आया है, तो तरंग शब्द आया है तो वास्तव में ये तरंग इलेक्ट्रॉन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में पढ़ा है डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें तरंग और कण के दोनों गुण होते हैं। किसके अनुसार? डी ब्रोगली के अनुसार। और हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण होंगे तो जो हमारा ये परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू ऐसे नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊपर नीचे घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने तरंग का गुण भी खोज डाला है, अर्थात तरंग का गुण है और किसके जैसा? लाइट के जैसा, मतलब जो प्रकाश में तरंग का गुण होता है वही गुण उसमें इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। ये किसने बता दिया? डी ब्रोगली ने बताया तरंग का गुण, और इस तरीके से मूव करेगा किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता सिद्धांत बताया था। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। अब इस तरंग के जो तरंग होता है वास्तव में किसका गुण होता है? वो होता है लाइट का या प्रकाश का, और प्रकाश में ही ये इंटरफेरेंस का गुण होता है अर्थात व्यतिकरण का। अब यहाँ पे जो तरंगे हैं, यहाँ पे मैं एक शब्द लिखा परमाणु कक्षकों के तरंगों के व्यतिकरण। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि मैं मान लो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन पे मूव कराऊं और उसको मैं तरंग प्रकृति का मानूं, तो तरंग प्रकृति का मानने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जाएगा तो हमने गणित की भाषा में पढ़ा है कि ये वाला होता है पॉइंट जीरो, ऊपर वाली चीज़ें होती हैं सारी प्लस और नीचे वाली चीज़ें होती है सारी माइनस। और ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से मूव करेगा यदि तरंग का गुण उसमें पाया जाता है। तो इसको मैं बोल देता हूँ एक अक्ष। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको कहा जाता है श्रिंग या फिर क्रेस्ट, और इस पॉइंट से ये नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है गर्त या ट्रफ, जिसको हमने परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में पढ़ा है। और इस चीज़ को इसको कहा जाता है आयाम या एम्पलीट्यूड, आयाम या एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड या आयाम को दिखाया जाता है श्रोडिंगर का जो समीकरण था उसके हिसाब से साई से। ठीक है, अब साई वास्तव में मतलब गणित का एक शब्द होता है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आयाम रहता है अर्थात एम्पलीट्यूड रहता है उसको दिखाया जाता है। और श्रोडिंगर का जो समीकरण होता है वो इस साई को कहता है तरंग फलन। ये वास्तव में किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ये जो बिंदु है, ये वाला पॉइंट, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना तरंग फलन, जिसको वेव फंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का आयाम रहता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो इन आयामों को कहा जा रहा है तरंग फलन, अर्थात ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सभी को। और जब अकेले ऐसा साई रहता है, इसको साई निशान से साई बोलते हैं, तो जो साई रहता है तब इसका कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन जब इसको हम साई स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है परमाणु कक्षक। अब परमाणु कक्षक का अर्थ है कि वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो, क्योंकि अकेले जो साई होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो सिर्फ एक तरंग को बताएगा, इतना एम्पलीट्यूड को बताएगा। लेकिन जब इसका स्क्वायर कर देते हैं अर्थात इसको जब डबल कर देते हैं तब वो बताता है वह जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो, 90 से लगभग 95%, जिसको हमने क्या का नाम दिया है? ऑर्बिटल। और जो ऑर्बिटल हमने पढ़ा है वास्तव में क्या पढ़ा है हमने? एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात परमाणु कक्षक पढ़ा है। तो ये जो परमाणु कक्षक होता है उसको साई स्क्वायर से दर्शाते हैं, अर्थात जो तरंग फलन रहता है उसी को साई स्क्वायर कर देते हैं तब वो परमाणु कक्षक बन जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित। तो तरंगों के व्यतिकरण का अर्थ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो तरंग, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक जो परमाणु कक्षक है वो और दूसरा परमाणु कक्षक जब आपस में मिलेंगे तो साथ में क्या होगा? उनके इलेक्ट्रॉन भी मिक्स हो जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि जो परमाणु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक परमाणु कक्षक जब एक साइड से आएगा और दूसरा परमाणु कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे साइड से आएगा तो उनके साथ साथ क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के क्या आएंगे? तरंग आएंगे। चूंकि
सभी इलेक्ट्रॉनों में तरंग के गुण हैं और तरंग के गुण के होने के कारण क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ने लगेंगे, अर्थात उनके क्या होंगे, तरंग जुड़ जाएंगे। वो जो तरंग जुड़ेंगे उसी को कहा जा रहा है व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस या व्यतिकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों के तरंगों का आपस में जुड़ना। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों में तरंग के गुण हैं और जब एक परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक से मिल रहा है तो उसके तरंग जुड़ रहे हैं और उसी जुड़ने के फलस्वरूप जो अणु कक्षक है उनका निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। अर्थात हमने अभी तक अंतिम कक्षक जो इलेक्ट्रॉन रहते थे उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन हम जो अणु कक्षक सिद्धांत है उसमें जो मतलब सभी इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉनों में चूंकि तरंग के गुण होते हैं तो हर एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके तरंग आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब उनके तरंग गुण के कारण वो चीजें आपस में जुड़ रही है और उसी के फलस्वरूप अणु कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। वो भी दो प्रकार का, अर्थात दो परमाणु कक्षक जब मिलेंगे तो दो अणु कक्षक बन जाएंगे, एक को हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग और दूसरे को बोल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग। तो उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे। तो उम्मीद है ये चीज आपने समझ लिया होगा कि LCAO विधि परमाणु कक्षकों के तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित है। अर्थात इस विधि में हम ये पढ़ेंगे कि एक परमाणु का परमाणु कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के परमाणु कक्षक से जब मिलेगा तो चूंकि परमाणु कक्षक है तो उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन है तो उनमें क्या है, तरंग के गुण है और उसमें क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना आयाम है अर्थात तरंग फलन है। तो वो चूंकि तरंग फलन सभी इलेक्ट्रॉनों के हैं तो इसलिए वही तरंग फलन आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद एक नए ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं अणु कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो दो टाइप के हो रहे हैं, एक बार जब जुड़ेंगे एक ही साइन वाले तब वो अलग टाइप के बनेंगे बॉन्डिंग, और एक बार जब एक प्लस और दूसरा माइनस साइन वाला जब तरंग फलन जुड़ेगा तब बनेगा एंटी बॉन्डिंग। अब प्लस और माइनस साइन यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये गणित के हिसाब से वाला पॉइंट 0 होता है, ऊपर वाला हिस्सा प्लस और नीचे वाला हिस्सा माइनस, ये ग्राफ के हिसाब से रहता है। अब मैं तरंग फलन में यही निशान लगा दूं तो ये वाला हो गया प्लस साइन वाला, ये हो गया माइनस साइन वाला, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ प्लस और माइनस का अर्थ इनके चार्ज से नहीं है, ये प्लस और माइनस का अर्थ सिर्फ इनके ऊपर में है वो प्लस आ गए, नीचे वाले हैं वो सब माइनस आ गए। अब इसके आधार पे क्या होगा, जब प्लस वाला मतलब एक परमाणु को परमाणु कक्षक का प्लस वाला जो तरंग है अर्थात आयाम है वो दूसरे परमाणु के प्लस वाले से मिल जाएगा तब बॉन्डिंग बन जाएगा अर्थात अणु कक्षक, और जब माइनस वाला माइनस से मिल जाएगा तो भी बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन जब प्लस वाला माइनस से मिल जाएगा दूसरे के तब हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग का निर्माण। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, इसको पहले नोट करिए फिर स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं कि जो अणु कक्षक सिद्धांत है उसमें वास्तव में कैसे अणु कक्षकों का निर्माण होता है। उम्मीद है आपने व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस समझ लिया होगा। इंटरफेरेंस मतलब ये समझिए कि जो परमाणु कक्षक रहते हैं उस परमाणु कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में चूंकि तरंग के गुण होते हैं और तरंग के गुण होने के कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि एक परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक से जुड़ जाता है जिससे क्या बन जाता है, अणु कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो भी दो टाइप के, क्योंकि हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए बनते हैं। तो अब उसी के आधार पर जो व्यतिकरण होता है वो दो टाइप से होता है, एक बार जुड़ता है और दूसरी बार घटता है। अब वो चीज़ को समझते हैं कि कैसे जुड़ता है और कैसे घटता है। जो LCAO विधि है उसमें व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस दो टाइप से होता है। किसका, तरंग फलन का। तरंग फलन में बताया हुआ था कि किसको कहते हैं हम लोग, जो श्रोडिंगर के हिसाब से रहता है कि ये यदि हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी रहता है इसको हम बोलते हैं आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड, जिसको हमने परमाणु संरचना वाला यूनिट में पढ़ा हुआ है। और ये जो आयाम होता है इसी को साई से दिखाते हैं और इसी को कहा जाता है तरंग फलन। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो जब परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो वास्तव में क्या होता है, जो परमाणु के कक्षक के अंदर अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके तरंग आपस में मिल जाते हैं। तो उसी स्टेप को हम समझ रहे हैं। सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको रचनात्मक व्यतिकरण या फिर योग द्वारा संयोजन बोल सकते हैं। ये अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग नाम से मिलता है। किसी किसी बुक में योग द्वारा संयोजन भी आपको मिल सकता है, अर्थात जुड़ेंगे उसके बाद संयोजन करता है, वो लिपिंग होगा जुड़ने के बाद। अब कैसे होगा वो समझ, देखिए इसमें तरंगे समान कला में हो अर्थात उनके चिन्ह समान हो। समान कला का अर्थ है ये, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ इलेक्ट्रॉन हमारा इस दिशा में मूव कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव नीचे वाला हिस्सा निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव का अर्थ इनके आवेश से नहीं है, ये पहले ही बता दिया, ये सिर्फ इनके निशान है। ऊपर वाले हिस्से को धन दे दिया गया है, नीचे वाले हिस्से को ऋण पे। और ये इसके द्वारा ये समझाया जाता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनता है इस निशान के द्वारा, बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है। तो तरंगे समान कला में हो अर्थात उनके चिन्ह समान हो, अर्थात जब परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने का कंडीशन है कि उनके जो चिन्ह है वो समान होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक परमाणु कक्षक मान लो मैं ये इसको A मान लेता हूँ और दूसरा परमाणु कक्षक मैं इसको B मान लेता हूँ,
तो और इन दोनों को जब मैं ओवरलैपिंग कराऊं तो परमाणु कक्षक ये है, तो परमाणु कक्षक के अंदर क्या होगा, अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, और ये किसी इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का तरंग है, और इलेक्ट्रॉन का तरंग है तो इसका क्या होगा, इसका होगा आयाम, और आयाम होगा तो इसका क्या होगा, इसका तरंग फलन भी होगा। चूंकि इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैं इसको साई ए बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं इसका जो आयाम होता है इसको चूंकि मैं बी नाम दिया हूँ इसको, तो इसको मैं बोल देता हूँ साई बी। अर्थात जो हमारा बी परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका तरंग फलन साई बी, और ए अपना परमाणु है उसका तरंग फलन साई ए। अर्थात एक परमाणु ए है और एक परमाणु बी, और उसके इलेक्ट्रॉन का ये तरंग है और उनका ये आयाम है, और उसी को हम तरंग फलन बोल रहे हैं। तो ये जब आपस में एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे तो क्या होगा, ये चूंकि पहला रचनात्मक अर्थात होता है निर्माण करना, जोड़ना एक प्रकार से, तो इनके ये वाले जो निशान है, प्लस वाले प्लस के साथ, माइनस वाले माइनस के साथ, जब आसपास करीब आएंगे तो इनके बीच में हमेशा योग हो जाएगा, और योग होगा तो क्या है, देख रहा हूँ इसमें डबल हो गया, ये डबल अर्थात ये बहुत बड़ा हो गया। और ये इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि ये भी क्या है, वास्तव में ये भी है साई अर्थात तरंग फलन है, लेकिन किसका है, अब ये तो परमाणु थे, ये क्या बन गया, ये बन गया अणु, और अणु का बन गया अर्थात ये इसका मान क्या हो गया, साई ए प्लस साई बी। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा ये चीज क्या हो रहा है। मतलब ये परमाणु कक्षक थे और परमाणु कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का तरंग फलन था, वो आपस में जुड़ गए तो इतना बड़ा बन गया। उसी प्रकार ये नीचे वाला भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, साई इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, अर्थात दोनों को हम इसी तरीके से ऐसा लिख सकते हैं। अर्थात इनके जो आयाम थे वो क्या हो गए, सामान्य थे उससे बड़े हो गए। कब, जब इनके तरंग फलन एक समान हो अर्थात समान फेस में। तो दूसरा स्टेप है नया तरंग का आयाम बढ़ जाता है। नया तरंग मतलब ये जो कि क्या था, अणु था। तो इसको याद रखें, ये दोनों परमाणु हैं और ये क्या है, अणु है अर्थात मॉलिक्यूल है, और ये दोनों एटम के फलन है। अब इससे क्या होगा, नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है जब अकेले ये तरंग रहता है साई ए और साई बी, तब इसका कोई औचित्य नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना के लिए हमको जो साई ए है और साई बी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साई ए को मैं बदल रहा हूँ साई ए स्क्वायर में, और इसको मैं बदल रहा हूँ साई बी स्क्वायर में। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा परमाणु ए था उसमें जो परमाणु कक्षक है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है, उसको हम नाम दे रहे हैं साई ए स्क्वायर से, और इसको नाम दे रहे हैं साई बी स्क्वायर से। साई ए स्क्वायर का अर्थ है कि परमाणु कक्षक, और साई बी स्क्वायर का अर्थ है कि बी का परमाणु कक्षक। और परमाणु कक्षक किसको कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। अब चूंकि जब ऐसे साई ए और साई बी थे तो इसको तो हमने ऐसे दिखा दिया, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है डील करने के लिए, लास्ट वाला नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको हम इस तरीके से डील करेंगे, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। अब इसको हम कॉमन क्या ले सकते हैं, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। अब इसको गणित के सूत्र के हिसाब से ए धन बी का पूर्ण वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, ये जो फार्मूला है वही बन गया। अब यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ती है, वो हमको पता चलेगा इससे। ये देखिए प्लस 2ab आया, ठीक है, प्लस 2ab आया। इसका अर्थ है कि जो हमको टोटल मिलने वाला है यहाँ पे अणु, उस अणु में नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका आयाम बढ़ गया। अब वो कितना बढ़ेगा, प्लस 2ab लिखा है अर्थात 2 गुना बढ़ेगा, अर्थात इन दोनों के मिक्स होने के बाद। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। अब इसके फलस्वरूप क्या होगा, बंधी आणविक कक्षक का निर्माण होगा, अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। आपने समझ ली होंगी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होता है। अर्थात एक परमाणु कक्षक और दूसरे परमाणु कक्षक के एक समान साइन वाले जब मिलते हैं तब उसके द्वारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि दोनों जब मिलते हैं तो इनका जो एम्पलीट्यूड है अर्थात आयाम है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जो नाभिक रहते हैं उनके आसपास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एस का, जैसे मैं एस लिया, एस का प्लस ए प्लस, तो आपस में मिलकर ये 2 प्लस वाले ऐसे बन गए, इनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। इसी प्रकार एस का जो माइनस वाला है, ये भी माइनस वाले साथ जोड़कर ऐसे ही बड़ा सा बना लेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम और आगे स्टेप में समझेंगे कि वास्तव में कैसे बनते हैं। पहले इसको नोट करें। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि कैसे इसका निर्माण होता है। ये परमाणु कक्षक है और ये अणु कक्षक है, कुल मिला के है इसका अर्थ। और इसको हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अर्थात जो अणु कक्षक बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस अर्थात योग द्वारा, वो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी। अब सेकेंड है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। डिस्ट्रक्टिव का नाम होता है नाश करना, विनाश करना अर्थात तोड़ना फोड़ना, और ये होगा, या फिर इसको और बोल सकते हैं अंतर द्वारा संयोजन। ये कैसे होगा, तरंगे जब विपरीत कला में हो अर्थात उनके चिन्ह अलग अलग हो। चिन्ह अलग का अर्थ ये है कि एक का प्लस है तो अगले का माइनस। कैसे, जैसे मैं इसको प्लस किया, इसको माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें समझ ली होंगी। अर्थात ये
कोई परमाणु है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का जो तरंग है उसका प्लस वाला हिस्सा किसी जो बी परमाणु है उस बी परमाणु के परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो तरंग रहेगा इलेक्ट्रॉन का उसके ऋण वाले हिस्से से जब ऐसे जुड़ेगा तो जो हमको यहाँ पे तरंग फलन मिलने वाला है, ये तरंग फलन तो हम बोलेंगे साई ए है इसलिए, और इसको हम क्या बोलेंगे साई बी। तो यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है वो क्या होगा, इसके साइज से और छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत वाले हो गए, प्लस वाला माइनस के साथ वहाँ मिल रहा है, इस वजह से अर्थात जो चीज़ें थी वो क्या हो गई, घट गई, छोटी हो गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो लाइन है अर्थात इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात विपरीत बंधी आणविक कक्षक। अब इसको हम, ये जो एम्पलीट्यूड होता है अर्थात आयाम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई बराबर साई ए माइनस साई बी। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इनकी अपेक्षा उसका साइज और छोटा हो गया। अब इसको हमने साई ए माइनस साई बी क्यों किया? क्योंकि इनको जब हमने जोड़ा, इनको जोड़ दोनों में रहे, यहाँ भी जोड़ रहे हैं यहाँ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक समान फेस है इसलिए बड़ा हो रहा है और यहाँ पे अलग अलग है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, माइनस प्लस माइनस इसीलिए आउट ऑफ फेस बोल रहे हैं अर्थात असमान कला में। तो इस कारण क्या है, बढ़ने के बजाय वो चीज़ घट रहा है। और ये हम किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के तरंगों को जोड़ रहे हैं वापस वास्तव में, जिससे बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो था परमाणुओं के लिए, चूंकि परमाणु है तो इनको हम, इनके कक्षकों को हम क्या बोल सकते हैं, इसके कक्षक को साई ए स्क्वायर बोल सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। बी परमाणु है, इसके परमाणु कक्षक को साई बी स्क्वायर। साई ए साई बी ये तरंग फलन है, लेकिन जब उसका स्क्वायर करते हैं तो परमाणु कक्षक बन जाते हैं। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। और ये साई इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, ये क्या बन गया, ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात विपरीत बंधी अणु कक्षक। देखिए नया तरंग का आयाम घटता है, नया तरंग मतलब ये आयाम, मतलब ये जो साई लिखा हूं इसको आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तरंग फलन भी बोलते हैं, तो दोनों का अर्थ एक ही है। ये छोटा हो गया, नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना घट जाती है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो साई ए स्क्वायर है वो साई बी स्क्वायर, इसको चूंकि क्या हुआ, ये चीजें घट गई यहाँ पे, तो साई ए और साई बी के लिए हमने इस जगह पे रिप्लेसमेंट कर दिया, साई ए स्क्वायर माइनस साई बी स्क्वायर। तो ये साई ए माइनस साई बी अर्थात ऐसा था, ये साई ए स्क्वायर माइनस साई बी स्क्वायर था, इसको हमने कॉमन लेके ऐसा बना दिया, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये गणित का फार्मूला बन गया, ए ऋण बी का वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। अब इसमें हुआ क्या कि कितना घटा वो हमको इससे पता चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव का निशान है और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव, यहाँ डबल बढ़ गया और यहाँ डबल घट गया, इससे पता चलेगा। घट गया इसका अर्थ है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते थे, अब ये घट गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इसी जगह पे मिलते थे जो बीच रहते थे उनमें, तो ये छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना भी क्या हो गई, घट गई। तो उम्मीद है चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगे। तो इससे ये हमने समझा कि जो बंधे आणविक कक्षक होते हैं अर्थात बॉन्डिंग वाले, यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ जुड़ रहे हैं हर चीज़, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रतिबंधी अर्थात विपरीत बंधी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ घट रहा है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ उल्टे चल रहे हैं, एक प्लस वाले से माइनस वाला। अब ये निशान कहाँ से लाया हमने, ये प्लस और ये माइनस, हमने ये चीज़ यहाँ से लाया है, ये माइनस वाला था ना, इसको हमने पलट दिया है, पलट दिया तो माइनस ऊपर आ गया अर्थात इसको, ये वास्तव में ऐसा था, ये प्लस और ये माइनस। अब इसको ऐसा घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखने लगेगा। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए उसी चीज़ को घुमा दिया गया है। माइनस वाला हमेशा नीचे ही रहता है, प्लस वाला ऊपर में रहता है। तो एक्सप्लेन करने के लिए कि विपरीत निशान वाले कैसे मिलते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया है, घुमा दिया है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम सीखेंगे जो बंधे आणविक कक्षक होता है और प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं, उनको अलग अलग जो परमाणु कक्षक होते हैं उनके निर्माण कैसे होते हैं, और अर्थात जो अलग अलग परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर बंधे और प्रतिबंधी आणविक कक्षक का निर्माण कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और